हाय एवरीवन, माई सेल्फ अजय पटेल। अब हम एक्ट्स की सीरीज चालू करेंगे जिसमें अंग्रेजों के द्वारा लाए गए वो तमाम एक्ट्स जैसे कि 1773 का रेगुलेशन एक्ट, 1781 का सेटलमेंट एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का एक्ट, 1853 का एक्ट, 1919 का, 1935 का, उन सारे तमाम एक्ट्स को जो 1947 से पहले अंग्रेजों के द्वारा लाए गए उनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। आज के इस वीडियो में हम मेनली तीन एक्ट, वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का सेटलमेंट एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इन तीनों को एक साथ देखेंगे क्योंकि ये जो तीनों एक्ट हैं वो एक दूसरे से को रिलेटेड है। यदि हम मूल कारण देखें कि ये क्यों लाए गए थे तो मूल कारण ये सामने आता है कि ये तीनों एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के करप्शन को दूर करने के लिए लाए गए थे। ठीक है, तो ये तीनों एक्ट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए आज के इस वीडियो में हम तीनों एक्ट को देखेंगे। बाकी नेक्स्ट सीरीज में हम वन बाय वन सारे एक्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773। 1773 में रेगुलेशन एक्ट लाया गया। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ये किसी ना किसी को रेगुलेट करने से रिलेटेड होगा। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, एक प्रॉपर वे में रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। ठीक है, इसका मतलब ये निकलता है कि इस एक्ट के आने के पहले तक कंपनी ठीक से काम नहीं कर रही होगी, इसलिए इस एक्ट को लाने की जरूरत पड़ी। तो 1773 में रेगुलेशन एक्ट लाया गया। इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत कैसी थी इंडिया में, उस हालत को देख लेते हैं ताकि इस एक्ट को समझने में हमें आसानी होगी। ठीक है, तो पहला कारण यह था रेगुलेशन एक्ट के आने के पीछे कि द डिफीट ऑफ द कंपनी अगेंस्ट मैसूर हैदर अली इन 1769। 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर स्टेट, इन दोनों के बीच में वॉर शुरू होता है जो कि लगभग 2 साल तक चलता है और 1769 में जाकर के खत्म होता है। इसे हम फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक मेजर कारण था रेगुलेशन एक्ट के आने के पीछे। दूसरा कारण ये था कि बंगाल में लॉलेसनेस काफ़ी बढ़ गया था। कोई भी व्यक्ति नियम के हिसाब से नहीं चल रहा था, सब लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे थे। ये भी एक मेजर कारण था। अब चूंकि किसी प्रकार का किसी पर कोई दबाव नहीं था, ठीक है, तो करप्शन भी काफ़ी बढ़ते जा रहे थे बंगाल में। कंपनी के अंदर कंपनी के अफसर और जो कर्मचारी थे वो आए दिन करप्शन कर रहे थे, उन पर आए दिन आरोप लग रहे थे करप्शन के। करप्शन इस हद तक बढ़ गया था कि कंपनी 1772 तक आते आते फाइनेंशियल क्राइसिस में चली गई। ठीक है, और कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने 1 मिलियन पाउंड यानी करीब करीब 10 लाख पाउंड के लोन देने की डिमांड रखी। तो जब कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने 10 लाख पाउंड लोन देने की डिमांड रखी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए? क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोन दे दिया? नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, 2 कमेटी बनाई। एक थी सीक्रेट कमेटी और एक थी सिलेक्ट कमेटी। सीक्रेट कमेटी की ये काम था कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से क्यों गुजर रही है, उन सीक्रेट्स को, उन रहस्यों को उजागर करना। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बिजनेस कर रही है, भारत जैसे हम सोने की चिड़िया कहते हैं। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी पहले 2 वॉर भी जीत चुकी है, एक तो 1757 का प्लासी वॉर और एक 1764 का बक्सर वॉर। तो वो सारा पैसा कहाँ गया? कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से क्यों गुजर रही है, उन रहस्यों को उजागर करने के लिए एक सीक्रेट कमेटी बनाई गई। तो सीक्रेट कमेटी और सिलेक्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट फिर भेजी, उस रिपोर्ट के मुताबिक ये डिसीजन लिया गया कि हाँ, कंपनी जो है वाकई में वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है और फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरने के पीछे का कारण है कंपनी में बढ़ता करप्शन। तो हमें जो है अभी टेम्परेरीली कंपनी को चलाने के लिए 10 लाख पाउंड तो नहीं लेकिन 4 लाख पाउंड लोन दे देना चाहिए। एक डिसीजन ये लिया गया। दूसरा डिसीजन ये लिया गया कि कंपनी में जो करप्शन बढ़ रहा है उस करप्शन को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए हमें उचित कदम उठाना चाहिए। इस प्रकार रेगुलेशन एक्ट अस्तित्व में आया। अब इसमें प्रोविजन क्या थे वो प्रोविजन देख लेते हैं। इस प्रकार रेगुलेशन एक्ट अस्तित्व में आया। अब इसमें प्रोविजन क्या थे वो प्रोविजन देख लेते हैं। तो पहला प्रोविजन इसमें यह था कि जो 3 गवर्नर हुआ करते थे,
बंगाल के, मद्रास के और बॉम्बे के। ठीक है, इनमें से मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को वैसी की वैसी पोस्ट रहने दी गई, लेकिन जो बंगाल का गवर्नर था उस पोस्ट को हटा दी गई और एक नई पोस्ट बंगाल में बनाई गई जिसका नाम रखा गया गवर्नर जनरल। ठीक है, ये जो गवर्नर जनरल होगा इसको असिस्ट करेगा 4 मेंबर काउंसिल। ठीक है, और ये जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर होंगे ये इस गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करेंगे। अब क्या है कि ये जो मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे वो स्वतंत्र नहीं थे, वो इंडिपेंडेंट नहीं थे, वो अब गवर्नर जनरल के अंडर में काम करेंगे। ठीक है, इस प्रकार का जो पहले गवर्नर जनरल बनाए गए उनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। दूसरा प्रोविजन देखते हैं। हमने देखा था कि 1773 के पहले तक बंगाल में लॉलेसनेस काफी बढ़ चुका था, लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे थे, किसी को किसी का डर नहीं था। इसलिए उस अन्याय को खत्म करने के लिए, ठीक है, उस अफरा तफरी के माहौल को खत्म करने के लिए 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया जिसमें एक चीफ जस्टिस होता था और 3 अदर जज होते थे उसको असिस्ट करने के लिए। ये सारे के सारे जज इंग्लैंड से आते थे और इस प्रकार के जो पहले जज बने, जो पहले चीफ जस्टिस बने, उनका नाम था सर एलिजा इम्फे किया गया था। तीसरा प्रोविजन क्या था? It prohibited the servants of the company from engaging in any private trade or accepting gifts or bribes from the natives। अब जैसे कि मैंने ये बताया कि ये जो 1773 का रेगुलेशन एक्ट है ये करप्शन को खत्म करने के लिए लाया गया था। ठीक है, मतलब कि ये जो जमाखोरी बढ़ते जा रही थी कंपनी के कर्मचारियों में और अफसरों में, तो उस जमाखोरी को, उस करप्शन को दूर करने के लिए ये एक्ट को लाया गया था। अब हो सकता था इन फ्यूचर कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो करप्शन कर लें, वो बोल दे कि ये तो हमें गिफ्ट में मिली है। ठीक है, तो फिर ये भी प्रावधान दिया गया कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी किसी प्रकार का कोई गिफ्ट नहीं लेगा इंडियन से, यानी ये जो यहाँ के नेटिव हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उनसे वो गिफ्ट नहीं लेगा। अब चूंकि रेगुलेशन एक्ट में ये सारी चीजें प्रावधान दे तो दिए गए, लेकिन इनसे करप्शन खत्म नहीं होता है। क्यों नहीं खत्म होता है? क्योंकि इसमें कुछ डिफेक्ट्स भी थे, कुछ कमियां भी थी। वो कमियां क्या क्या थी उनको हम देख लेते हैं। तो पहली कमी तो ये थी कि जो गवर्नर जनरल था उसके पास वीटो पावर नहीं थी। अब ये वीटो पावर क्या होती है? देखो, कंपनी है, कंपनी में कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया है, तो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उन्हें कहा जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और ऐसे टोटल 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे। ठीक है, तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे ये अपने हिसाब से कुछ भी नियम बना सकते थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था, ये स्टेक होल्डर हुआ करते थे। ठीक है, अब उसमें यदि ये कुछ भी नियम बनाते हैं तो गवर्नर जनरल उसमें उन नियमों को यह नहीं बोल सकता है कि नहीं यार इससे ये गलत है, इस प्रकार का नियम नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर नहीं थी। ठीक है, दूसरा डिफेक्ट यह था कि आपने अन्याय को खत्म करने के लिए और न्याय को अस्तित्व में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तो स्टैब्लिश कर दी, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, उस सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र क्या होगा, किन किन मामलों में सुप्रीम कोर्ट बोल सकती है, गवर्नर जनरल से रिलेटेड मामलों में सुप्रीम कोर्ट बोल सकती है या नहीं बोल सकती, ये क्लैरिफाई नहीं किया था। ये एक डिफेक्ट था, ये एक कमी थी रेगुलेशन एक्ट में। ठीक है, और तीसरा डिफेक्ट ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो किस आधार पर फैसला सुनाएगा, क्या वो भारत के नियमों के आधार पर फैसला सुनाएगा या इंग्लैंड के नियमों के आधार पर फैसला सुनाएगा। ये एक तीसरा सबसे बड़ा डिफेक्ट था। इसी प्रकार का एक केस सामने आता है कि उस वक्त नंद कुमार नाम के एक व्यक्ति थे जो कि जाति के ब्राह्मण थे और वो जालसाजी के आरोप में कन्विक्ट पाए गए, तो चीफ जस्टिस ने उन्हें डेथ सेंटेंस दे दिया था, इन्हें फांसी की सजा दे दी थी। और इंडिया में उस वक्त फांसी, ब्राह्मण को फांसी की सजा देना एक बहुत बड़ा अपराध, एक बहुत बड़ा पाप समझा जाता था। तो ये कुछ डिफेक्ट्स थे जो कि रेगुलेशन एक्ट में थे। ठीक, इन डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए, इन कमियों को दूर करने के लिए बाद में 2 और नए एक्ट लाए गए। एक 1781 में लाया गया
और एक 1784 में लाया गया। तो जो 1781 में लाया गया था वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड था। जो 1773 के रेगुलेशन एक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्लेरिफाइड नहीं थी चीजें, उनको क्लेरिफाई करने के लिए लाया गया था 1781 में। और 1784 में जो लाया गया था वो लाया गया था करप्शन से रिलेटेड। ठीक है, जो 1773 के में जो करप्शन में जो कुछ ढील दे दी गई थी, उस ढील को कठोर बनाने के लिए, उसको और रिजिड बनाने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। तो वन बाय वन उन दोनों एक्ट्स को भी देखते हैं अब हम। तो 1781 का सेटलमेंट एक्ट, अब इसे हम डिक्लेरेटरी एक्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये डिक्लेयर कर रहा था सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को, इसलिए इसे हम डिक्लेरेटरी एक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें पहला प्रोविजन क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा उसके अधिकार क्षेत्र में कंपनी के कर्मचारी नहीं रहेंगे। मतलब कि कंपनी की यदि कुछ सिविल केसेस होते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आएंगे। हाँ, यदि किसी प्रकार का क्राइम होता है तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा। ठीक है, उसके बाद गवर्नर जनरल का जो ऑफिस होगा उसको सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से अलग रखा गया था। ठीक है, गवर्नर जनरल को पूरी अथॉरिटी दे दी गई थी, पूरी तरह से वो स्वतंत्र था। उसके बाद था, हमने जब देखा था कि वो जो नंद कुमार नाम के ब्राह्मण थे और उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीरियसली लिया कि यार इस प्रकार का यदि हम इनकी भावनाओं के साथ, धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़खानी करते हैं तो हो सकता है हमने जितना भी साम्राज्य स्थापित किया है अभी तक इंडिया में, उन सबसे हमें हाथ धोना पड़े। तो हमें इनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि किसी के हिंदू का केस आता है, किसी हिंदू व्यक्ति का केस आता है, तो हमें हिंदुओं के जो भी कानून है, जो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग या धार्मिक जो भी कानून है उसके अकॉर्डिंग फैसला सुनाना चाहिए। और मुस्लिम का यदि केस आए तो हमें मुस्लिमों के अकॉर्डिंग जो भी उनका शरीयत है या जो भी कानून है उसके अकॉर्डिंग फैसला सुनाना चाहिए। यह प्रोविजन दिया गया था 1781 के सेटलमेंट एक्ट में। ठीक है, यह मेनली 3 प्रोविजन थे। उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1773 के रेगुलेशन एक्ट में कुछ कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए 1784 में एक दूसरा एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। अब ये जो 1784 में जो एक्ट लाया गया था, उस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों रखा गया? तो पिट जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिट के नाम पर रखा गया था। जब ये एक्ट लाया गया था उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम पिट था और उन्हीं के नाम पर इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। ये 1784 में लाया गया था। इसमें क्या प्रावधान थे वो देख लेते हैं। इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन थे उनके अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, जनरली क्या हो रहा था कि करप्शन को दूर करने के लिए 1773 में एक रेगुलेशन एक्ट तो लाया गया था। ठीक है, लेकिन उस रेगुलेशन एक्ट के आने के बावजूद करप्शन खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें जो गवर्नर जनरल की पोस्ट बनाई गई थी उसमें गवर्नर जनरल के पास ये पावर नहीं थी कि वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ऊपर बैन लगा दे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के कुछ जो भी रूल्स बनाए उन रूल्स के ऊपर बैन लगा दे। इसलिए फिर क्या, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वो अपने हिसाब से कुछ भी कानून बना लेते थे और करप्शन वैसा का वैसे ही रहा। इसलिए फिर क्या किया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को नियमों से अलग कर दिया गया। मतलब कि उनके पास की ये जो अथॉरिटी थी उस अथॉरिटी को छीन लिया गया। उनके पास अब सिर्फ ये बची थी अथॉरिटी कि वो चूंकि पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में, तो वो सिर्फ फाइनेंशियल एक्टिविटीज को ही देख सकते हैं। बाकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं उनके लिए एक दूसरा बोर्ड बनाया गया जिसका नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल रखा गया। इसमें टोटल 6 सदस्य होते थे। तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।